Civil's Fundamentals. Building strong minds with stronger fundamentals. नमस्कार। आज हम भारत के संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। नमस्कार। जी हाँ, संविधान जो हमारे देश की नींव है। बिल्कुल। और इसमें 25 भाग हैं, 25 पार्ट्स। ये तो बहुत सारे हैं। इन्हें याद रखना तो मतलब आसान नहीं लगता। हाँ, 25 भाग अपने आप में काफी विस्तृत हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्हें याद रखने का एक दिलचस्प तरीका है। एक निमोनिक है। निमोनिक। अच्छा, क्या है वो? वो है इंडियाज फ्यूचर। ये 12 अक्षर हमें संविधान के मुख्य हिस्सों की एक तस्वीर देते हैं। इंडियाज फ्यूचर। अरे वाह, ये तो काफी कैची है। चलिए फिर इसी सूत्र को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। तो पहला अक्षर है आई। बताइए, ये आई किसके लिए है? पहला आई है इंडियाज आइडेंटिटी के लिए, मतलब भारत की पहचान। पहचान। कैसे? इसमें आते हैं संविधान के पहले 2 भाग। पार्ट 1 जो बताता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र कौन से हैं, भारत क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं। ठीक है। भारत का नक्शा एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और फिर है पार्ट 2 जो बताता है सिटीजनशिप, यानी नागरिकता के बारे में। कौन इस देश का नागरिक है, कैसे नागरिकता मिलती है या जा सकती है। अच्छा, तो पहला आए हो गया देश और उसके नागरिक, यानी पहचान। पार्ट 1 और 2 समझ गई। बिल्कुल, ये एकदम फाउंडेशनल चीजें हैं। सही कहा। अब आते हैं अगले अक्षर एन पर। इंडियाज में एन, ये क्या दर्शाता है? एन है नेचुरल राइट्स एंड ड्यूटीज के लिए, नैसर्गिक अधिकार और कर्तव्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है संविधान का। अधिकार और कर्तव्य दोनों। कौन कौन से पार्ट्स है इसमें? इसमें 3 प्रमुख भाग आते हैं। सबसे पहले पार्ट 3 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। फंडामेंटल राइट्स, जैसे समानता का अधिकार, बोलने की आजादी। जी हाँ, बिल्कुल। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सब। ये वो अधिकार हैं जो हर नागरिक को मिले हैं और जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में छीना नहीं जा सकता। बहुत जरूरी। और पार्ट 3 के बाद फिर आता है पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DSP। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये क्या होते हैं? क्या ये भी राइट्स की तरह है? ये राइट्स की तरह एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब आप इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। पर ये सरकारों के लिए एक तरह के निर्देश हैं कि कानून और नीतियां बनाते समय किन आदर्शों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, पर्यावरण की रक्षा, ग्राम पंचायतों का संगठन। अच्छा, तो ये सरकारों के लिए एक गाइडलाइन की तरह है। ठीक है। और तीसरा भाग कौन सा था एन में? वो है पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ये बाद में जोड़ा गया था। कर्तव्य जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, भाईचारे को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो जहां पार्ट 3 अधिकार देता है, पार्ट 4A नागरिकों की जिम्मेदारियां बताता है। तो एन में अधिकार भी, सरकारों के लिए निर्देश भी और नागरिकों के कर्तव्य भी। पार्ट 3, 4 और 4A पूरा संतुलन। बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया के एस में डी का क्या मतलब है? डी खड़ा है डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के लिए, लोकतांत्रिक ढांचा, मतलब हमारा शासन तंत्र कैसे काम करता है। अच्छा, इसमें सरकारों की बात होगी फिर? हाँ, बिल्कुल। इसमें 2 मुख्य भाग हैं। पार्ट 5 है द यूनियन, यानी संघ सरकार के बारे में। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, CAG, इन सब के बारे में प्रावधान है। यानी पूरी केंद्र सरकार का स्ट्रक्चर और कामकाज। सही। और फिर है पार्ट 6 द स्टेट्स, यानी राज्य सरकारें। इसमें राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, हाई कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय, इन सब का वर्णन है। अच्छा, तो डी यानी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में पार्ट 5 केंद्र सरकार और पार्ट 6 राज्य सरकार, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को दिखाता है। बिल्कुल। शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच। ठीक है। अब निमोनिक में फिर से आई आता है, INDS का आई। ये दूसरा आई किसके लिए है? ये आई है इंडिपेंडेंट टेरिटरीज के लिए, पर यहाँ मतलब है यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरीज? हाँ, इसके लिए पार्ट 8
इसमें बताया गया है कि यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन कैसे चलेगा। ये वो क्षेत्र हैं जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लद्दाख। जी हाँ, वही सब। इनका प्रशासन राज्यों से अलग होता है, ज्यादातर सीधे केंद्र के नियंत्रण में। तो ये दूसरा आई हुआ पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज। समझ गई। पहले आय ने देश और नागरिक बताया, पार्ट 1 और 2। दूसरे आय ने केंद्र शासित प्रदेश, पार्ट 8। ठीक है। अब आता है ए, INDS का ए। इसका क्या अर्थ है? ए का मतलब है आम आदमी का गवर्नेंस, आम आदमी का शासन। ये लोकतंत्र को बिल्कुल जमीनी स्तर पर ले जाता है। जमीनी स्तर पर बस। मतलब पंचायतें और नगर पालिकाएं। बिल्कुल सही। इसमें 3 भाग हैं। पार्ट 9 है द पंचायत्स, गांव में स्थानीय स्वशासन के लिए। 73rd अमेंडमेंट वाला। जी हाँ, वही। फिर है पार्ट 9A द म्यूनिसिपैलिटीज, शहरों के लिए स्थानीय स्वशासन, जिसे 74th अमेंडमेंट से जोड़ा गया। नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतें, वो सब। हाँ जी। और तीसरा है पार्ट 9B द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां। ये भी स्थानीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण जरिया है। अच्छा, तो ए यानी आम आदमी गवर्नेंस में आ गए पार्ट 9 पंचायतें, पार्ट 9A नगर पालिकाएं और पार्ट 9B सहकारी समितियां। ग्रास रूट डेमोक्रेसी। बिल्कुल, लोकतंत्र की जड़ें। बेहतरीन। अब इंडियाज का आखिरी अक्षर एफ्स, ये किस बारे में है? एस है शेड्यूल्ड एरियाज एंड रिलेशंस के लिए, अनुसूचित क्षेत्र और संबंध। शेड्यूल्ड एरियाज मतलब आदिवासी इलाके? हाँ, इसमें पहला है पार्ट 10 द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ये उन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान करता है जहां अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। ठीक है, ये जरूरी है। और रिलेशंस, किस तरह के रिलेशंस? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्ट 11 है रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, केंद्र राज्य संबंध। सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये तो बहुत सुना है। इसमें क्या आता है? इसमें विधायी, लेजिस्लेटिव, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और वित्तीय संबंधों का पूरा ढांचा है। कौन किस विषय पे कानून बना सकता है, लिस्ट्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, प्रशासन कैसे चलेगा, टैक्स का बंटवारा कैसे होगा, ये सब इसमें तय किया गया है। अच्छा, तो ये संघवाद की रीढ़ है एक तरह से। पार्ट 10 शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज और पार्ट 11 सेंटर स्टेट रिलेशंस। ये हुआ एस। जी। तो ये हो गया इंडियाज। अब आते हैं फ्यूचर पे। पहला अक्षर एफ, ये तो शायद आसान है, फाइनेंस। बिल्कुल सही पकड़ा। एफ है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के लिए, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद। इसमें आता है पार्ट 12। पार्ट 12, अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? इसमें देश के फाइनेंस से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे टैक्स लगाना और इकट्ठा करना, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, आकस्मिकता निधि, कंटिंजेंसी फंड, लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग का गठन, सरकारी उधार लेना, संपत्ति का अधिकार, जो अब मौलिक अधिकार नहीं पर कानूनी अधिकार है, अनुबंध और वाद। बाप रे, मतलब पैसे रुपए से जुड़ा सारा हिसाब किताब इसी में है। पार्ट 12 फाइनेंस। हाँ, देश चलाने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब फ्यूचर में यूनियन सर्विसेज एंड ट्रिब्यूनल्स के लिए, संघ सेवाएं और न्यायाधिकरण। सर्विसेज मतलब सरकारी नौकरियां, IAS, IPS। हाँ, वही। पार्ट 14 है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्रीय सेवाएं, सेंट्रल सर्विसेज, राज्य सेवाएं, स्टेट सर्विसेज, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशंस, UPSC, स्टेट PSCs, इन सब के बारे में नियम है, जो सरकार का पूरा प्रशासनिक ढांचा चलाते हैं। जी। और इसी यू में एक और भाग है पार्ट 14A ट्राइब्यूनल्स, यानी न्यायाधिकरण। ट्राइब्यूनल्स, ये क्या होते हैं? स्पेशल कोर्ट्स? हाँ, एक तरह से ये कुछ खास तरह के मामलों के जल्दी निपटारे के लिए बनाए जाते हैं, जैसे प्रशासनिक मामले, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, टैक्स से जुड़े मामले, पर्यावरण के मामले। ये सामान्य अदालतों का बोझ कम करते हैं। अच्छा, तो यू में आ गए पार्ट 14 सर्विसेज और पार्ट 14A ट्राइब्यूनल्स, प्रशासन और विवाद समाधान। बिल्कुल। ठीक है। फ्यूचर में अगला अक्षर है टी। हाँ, ये किस चीज का प्रतीक है? टी है ट्रस्ट इन इलेक्शंस एंड इक्वालिटी, चुनाव और समानता में विश्वास। चुनाव, ये तो लोकतंत्र का आधार है। बिल्कुल। पार्ट 15 है इलेक्शंस यानी निर्वाचन।
इसमें चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता, चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, मतदाता सूची तैयार करना, वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, इन सबका जिक्र है। ताकि चुनाव निष्पक्ष हो। जी हाँ। और इसी टी में दूसरा पहलू है इक्वालिटी का, जो दिखता है पार्ट 16 में। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। स्पेशल प्रोविजंस किन वर्गों के लिए? इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। साथ ही सेवाओं में और शैक्षिक संस्थानों में भी इन वर्गों के लिए और अन्य पिछड़ा वर्गों ओबीसी के लिए भी विशेष प्रावधानों की बात है। इसका उद्देश्य सामाजिक समानता लाना है। अच्छा, तो टी हुआ पार्ट 15 इलेक्शंस और पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस, लोकतंत्र और समानता। हाँ जी। फ्यूचर में अब फिर से यू है। ये दूसरा यू क्या कहता है? ये यू है यूनिटी इन इमरजेंसी एंड लैंग्वेज के लिए, आपातकाल और भाषा में एकता। इमरजेंसी और लैंग्वेज, ये कैसे जुड़े हैं? देखिए, पार्ट 17 है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा के बारे में। इसमें संघ की राजभाषा हिंदी, राज्यों की भाषाएं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा और भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात है। अनेक भाषाओं के बावजूद देश की एकता बनाए रखना। हाँ, भारत में तो इतनी भाषाएं हैं। तो पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। और इमरजेंसी? वो है पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान। इसमें 3 तरह के आपातकाल का जिक्र है। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, युद्ध या भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल, और वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अच्छा, ये संकट के समय के लिए है। जी, इनका उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखना है असाधारण परिस्थितियों में। तो ये यू हुआ पार्ट 17 लैंग्वेज और पार्ट 18 इमरजेंसी। संकट में एकता और भाषाओं का सम्मान, समझ गई। अब फ्यूचर में बचा आर और ई। आर किसके लिए है? आर है रिफॉर्म्स एंड चेंजेस के लिए, सुधार और परिवर्तन। सुधार, कैसे सुधार? इसमें है पार्ट 19 मिसलेनियस यानी विविध प्रावधान। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कहीं और फिट नहीं होती, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण, संसद और विधानमंडलों की कार्यवाही की रिपोर्टिंग का संरक्षण आदि। अच्छा, मिसलेनियस। और चेंजेस? चेंजेस का मतलब है संविधान में बदलाव। ये है पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन। ये वो प्रक्रिया बताता है जिसके जरिए संसद संविधान में बदलाव कर सकती है। यही वो चीज है जो संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाती है। बिल्कुल सही। समय और जरूरतों के हिसाब से संविधान को बदला जा सकता है इसी पार्ट 20 के तहत। तो आर हो गया पार्ट 19 मिसलेनियस और पार्ट 20 अमेंडमेंट, परिवर्तन की गुंजाइश। जी, और अब निमोनिक का बिल्कुल आखिरी अक्षर ई, फ्यूचर का ई, ये क्या है? ई है एंड एंड एक्सेप्शंस के लिए, अंत और अपवाद। अंत और अपवाद। हाँ, इसमें है पार्ट 21 टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। इसमें कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान हैं, जैसे पहले जम्मू कश्मीर के लिए था, या नागालैंड, असम, मणिपुर आदि के लिए, और कुछ अस्थायी नियम जो संविधान लागू होते समय जरूरी थे। अच्छा, मतलब कुछ खास या टेम्पररी अरेंजमेंट्स। जी, और फिर है आखिरी भाग पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये तो बिल्कुल आखिरी की बातें हुई। हाँ, इसमें संविधान का नाम, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, इसका हिंदी अनुवाद भी प्राधिकृत माना जाएगा, और पुराने कानूनों का निरसन, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सब बताया गया है। तो ये एक तरह से संविधान की क्लोजिंग है। पार्ट 21 टेम्पररी स्पेशल प्रोविजंस और पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल वगैरह, बिल्कुल। एंड एंड एक्सेप्शंस। तो ये हुई हमारी पूरी यात्रा इंडियाज़ फ्यूचर के जरिए संविधान के 25 भागों का एक खाका। एक बार जल्दी से दोहरा लें। हाँ, क्यों नहीं। आइडेंटिटी पार्ट 1, 2 देश और नागरिक। एन नेचुरल राइट्स एंड ड्यूटीज पार्ट 3, 4 फॉर ए अधिकार, निर्देश, कर्तव्य। डी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क पार्ट 5, 6 केंद्र और राज्य सरकारें।
I. Independent Territories, Part 8, केंद्र शासित प्रदेश. ए आम आदमी गवर्नेंस पार्ट 9, 9A, 9B, पंचायतें, नगर पालिकाएं, सहकारी समितियां. S. Scheduled Areas and Relations, Part 10, 11, अनुसूचित क्षेत्र और केंद्र राज्य संबंध. एफ फाइनेंस पार्ट 12, वित्त संपत्ति अनुबंध. U. Union Services and Tribunals, Part 14, 14A, लोक सेवाएं और न्यायाधिकरण. टी ट्रस्ट इन इलेक्शंस एंड इक्वालिटी पार्ट 15, 16, चुनाव और विशेष प्रावधान. U. Unity in Emergency and Language, Part 17, 18, राजभाषा और आपातकाल. आर रिफॉर्म्स एंड चेंजेस पार्ट 19, 20, विविध और संशोधन. E. End and Exceptions, Part 21, 22, अस्थायी विशेष प्रावधान और अंतिम बातें. कमाल है, ये मेमोनिक वाकई बहुत मददगार है इन 25 भागों को याद रखने में. जी हाँ, ये एक अच्छा फ्रेमवर्क देता है समझने के लिए कि संविधान में क्या-क्या है और कैसे ये सब मिलकर हमारे देश का आधार बनाते हैं. बिल्कुल. ये सिर्फ सेक्शंस नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की आत्मा के अलग-अलग पहलू हैं. और जैसे आपने बताया पार्ट 20 के जरिए ये एक जीवित दस्तावेज भी है. हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है. ये पत्थर की लकीर नहीं है. इसे भविष्य की जरूरतें देखकर बदला जा सकता है. तो ये सोचने वाली बात है कि आने वाली पीढ़ियां इस फ्यूचर को यानी हमारे संविधान के भविष्य को कैसे देखती हैं? क्या इसमें जोड़ना या बदलना चाहेंगी? ये एक बहुत गहरा और जरूरी सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए. सचमुच. इस बेहद जानकारी भरी और दिलचस्प चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा. धन्यवाद. हेलो, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो। बट अगर आपने ये पॉडकास्ट को ध्यान से सुना है तो कुछ 2 चीज़ें इसमें मिसिंग है, और अगर आप पहचान गए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। सबसे पहला क्या मिसिंग है इसमें, पार्ट 7। पार्ट 7 क्यों मिसिंग है? क्योंकि पार्ट 7 रिपीट हो चुका है, इसलिए इस निमोनिक में वो हमने नहीं डाला। और फिर दूसरा है पार्ट 12। पार्ट 12 किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल मैटर, फाइनेंस से रिलेटेड है, और डायरेक्ट उसके बाद यू आता है। ठीक है, तो फ्यूचर में एफ से फाइनेंस है, फिर यू से यूनियन सर्विस है, और यूनियन सर्विस जो है वो पार्ट 14 से स्टार्ट होता है, तो पार्ट 13 मिसिंग है इसमें। ठीक है, तो आपको एफ से फाइनेंस याद रखना है, फ्यूचर का एफ इज फाइनेंस, और उसमें पार्ट 12 जो है वो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है, और पार्ट 13 आपको याद रखना है कि ये ट्रेड से रिलेटेड है। सो पार्ट 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आप फाइनेंस जब ऐसे याद रख लीजिए, फाइनेंस और फाइनेंस के बाद ट्रेड। ठीक है, अब ये ट्रेड इसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि पूरा जो निमोनिक है वो खराब हो जाता। तो आपको ऐसे याद रखना है, फाइनेंस पैसा है, एफ फॉर फाइनेंस, अगर पैसा है तो फिर ट्रेड होगा। इस तरीके से आप इस निमोनिक को याद रख सकते हैं। तो पार्ट 13 इज मिसिंग एंड पार्ट 7 रिपील हो गया है, और पार्ट 13 क्या है, कैसे याद रखना है? फाइनेंस, फाइनेंस के बाद ट्रेड। पार्ट 13 क्या है? ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो किस चीज से डील करता है, क्या पर्पस है पार्ट 13 का? टू इंश्योर इकोनॉमिक यूनिटी, पूरे फेडरल सेटअप जो है ये इंडिया का, उसमें इकोनॉमिक यूनिटी रहे, जो इंटरनल ट्रेड बैरियर्स है उसको ये प्रिवेंट करे। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड को बैलेंस कर सके विद पब्लिक इंटरेस्ट एंड रीजनल इक्विटी। सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो लेक्चर, और आप लोग इंजॉय कर रहे हो, और हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ही बनाते रहेंगे। थैंक यू।